बस स्टॉप पर खड़े कुछ लोग बस का इंतजार कर रहे थे। तभी वहाँ 10-12 साल की एक लड़की आई। उसके कपड़े गंदे और फटे हुए थे। वो वहाँ आकर लोगों से कहने लगी, बाबूजी 2 रुपए दे दो, बाबूजी 1 रुपए दे दो, 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, दे दो ना बाबूजी 2 रुपए। वो लड़की ऐसे ही दोपहर तक लोगों से पैसे मांगती रही। फिर दोपहर को अचानक गायब हो गई। उसके बाद फिर अगले दिन सुबह सुबह बस स्टॉप पर आ गई और फिर पिछले दिन की तरह ही भीख मांगने लगी। ऐसा उस बस स्टॉप पर अक्सर होने लगा। लेकिन एक दिन अशोक कुमार नाम के एक रिटायर मास्टर उस बस स्टॉप पर आए। वो लड़की उस दिन भी उसी तरह भीख मांग रही थी। उस दिन उसे कोई भीख नहीं दे रहा था। चल चल चली जा यहाँ से। मैंने क्या तेरा ठेका ले रखा है जो रोज रोज चली जाती है भीख मांगने, भीख मंगी कहेंगी। उस आदमी ने यह भी देखा कि लोगों ने उसे डांटकर भगा दिया। अशोक जी ये सब देख रहे थे। ना जाने क्यों उनके मन में उस लड़की के प्रति दया उभर रही थी। उस दिन उस लड़की के पास काफी कम पैसे जमा हुए थे। अभी वो पैसे लेकर जाने के लिए निकली ही थी कि अचानक वहां पड़े पत्थर से ठोकर लगी और जो भी थोड़े बहुत पैसे उस दिन उसके पास जमा हुए थे वो उसके हाथों से झटक कर नाली में जा गिरे। उस लड़की ने अपने पैसे को पहले तो बहुत खोजा, मगर जब वो पैसे नहीं मिले तो वो आंखों में आंसू लिए वहां से जाने लगी। ये देखकर अशोक जी से रहा नहीं गया। वो उस लड़की के पास आए और कहा, नहीं नहीं बेटा, नहीं रोते। फिर उन्होंने सोचा, इसे कुछ पैसे दे देता हूँ, लेकिन कहीं अगर ये किसी भीख मांगने वाले घर से हुई तो। जो बच्चों से जबरदस्ती भीख मंगवाते हैं, या ये भी हो सकता है कि इन पैसों से ये नशा करे। इस तरह पैसे मांगकर नशा करना इन जैसे बच्चों की आम बात है। ये सोचकर उन्होंने कहा, अच्छा बेटा ये बताओ कि तुम पैसे लेकर क्या करोगे। इन पैसों का मैं खाना खरीदूंगी बाबूजी। कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रही? चलो तो फिर मैं तुम्हें खाना ही खरीद देता हूँ। इसके बाद अशोक जी उसे खाना खरीद कर देते हैं। खाना लेके वह लड़की वहां से चली जाती है। कहीं ये खाना फेंककर फिर से भीख मांगने ना जाए, इसलिए कुछ देर यहीं रुककर देखता हूँ। अशोक जी काफी देर तक वहां रुके रहे, मगर वो लड़की फिर नहीं आई। अशोक जी भी वहां से चले गए। अगले दिन जब अशोक जी फिर से उस बस स्टॉप पर आए तो उन्हें फिर से वही लड़की दिखाई दी जो लोगों से भीख मांग रही थी। उस दिन भी अशोक जी ने खाना खरीद कर दे दिया। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। एक आध बार अशोक जी खुद अपने घर से खाना लाकर दे देते थे। एक दिन जब अशोक जी ने उस लड़की को खाना दिया तब उनके मन में एक बात आई, आखिर ये लड़की है कौन, और क्या ये सिर्फ खाने के लिए ही भीख मांगती है? और अगर ये खाने के लिए ही भीख मांगती है तो फिर ये खाना खाती क्यों नहीं, लेकर कहाँ जाती है? ये सोचकर अशोक जी उस लड़की की पीछा करने लगे। वो लड़की वहां से निकलकर बस स्टॉप के पीछे बने झुग्गी झोंपड़ियों में जाने लगी। वो कभी इस गली में घुसती तो कभी उस गली में घुसती। हालांकि अशोक जी उसका पीछा तेजी से कर रहे थे, मगर एक गली में घुसकर वो लड़की गायब हो गई। दर तेरी की इतनी मेहनत के बाद भी पता नहीं चल पाया। खैर कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल इस बात से पर्दा उठा ही लूंगा मैं। अगले दिन अशोक जी लड़की को देने के लिए घर से ही खाना लाते हैं। ले बेटा खाना खा ले। आज यहीं बैठकर क्यों ना खा लेती? वो बाबूजी, वो मैं खुद खा लूंगी आराम से, आप चिंता मत कीजिए। तो फिर यहीं खा ले। देखो अभी खाना गर्म है, बाद में ठंडा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। वो मैं घर जाकर आराम से खा लूंगी बाबूजी, आप चिंता ना कीजिए। इतना कहकर लड़की वहां से जल्दी जल्दी जाने लगी। आज तो मैं भी पता लगाकर ही रहूंगा कि ये लड़की आखिर इस खाने का करती क्या है। इतना सोचकर अशोक जी भी तेजी से उस लड़की का पीछा करने लगते हैं। वो लड़की फिर झुग्गी बस्तियों की तरफ मुड़ती है और उन्हीं घुमावदार गलियों से गुजरकर जाने लगती है। आज अशोक जी ने भी ठान लिया था कि वो भी पता लगा कर ही रहेंगे कि वो लड़की आखिर जाती कहाँ है। लड़की कई गलियों को पार करने के बाद एक टूटी फूटी झोंपड़ी में घुस जाती है। अशोक जी भी उसका पीछा करते हुए उस झोंपड़ी तक पहुंच जाते हैं और वहां दरवाजे की साइड से खड़े होकर झोंपड़ी के अंदर झांककर देखने लगते हैं।
झोपड़ी के अंदर सामान के नाम पर 2-4 बर्तन, कुछ गंदे कपड़े और 2 स्कूल के बैग पड़े हुए थे। अंदर एक टूटी हुई चारपाई पर औरत बैठी हुई थी। शक्ल से वो काफी बीमार लग रही थी। उसके पैरों के पास जमीन पर 7-8 साल का एक लड़का बैठा हुआ था। लड़की जब खाना लेकर अंदर घुसी तब उस लड़के ने कहा, माँ दीदी खाना लेकर आ गई। चारपाई पर पड़ी उनकी माँ भी किसी तरह उठकर बैठ गई और बोली, हाय कैसी किस्मत है मेरी। तेरे बापू का सपना था दोनों बच्चों को खूब पढ़ाएंगे, मगर उनके जाने के बाद पढ़ना तो दूर, मैं अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना भी नहीं दे पाती। 2 रोटी के लिए मेरी बच्ची को ना जाने कहां कहां भटकना पड़ता है और ना जाने कितने लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। ऐसी जिंदगी से तो मर जाना ही भला है। कहते कहते उस औरत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रो मत माँ, बस तू ठीक हो जा। भगवान ने चाहा तो मैं और बिल्लू एक दिन फिर से स्कूल जाना शुरू कर देंगे। तू खाना खा और फिर अपनी दवाइयाँ खा, नहीं तो तेरी तबीयत और बिगड़ जाएगी। फिर वो लड़की अपने हाथों से अपनी माँ और भाई को खाना खिलाने लगती है। ये देखकर बाहर खड़े अशोक जी की भी आंखें भर आईं। वो अपने आप को रोक नहीं पाए और झोंपड़ी के अंदर चले जाते हैं। उन्हें देखते ही लड़की अचानक खड़ी हो जाती है और कहती है, बाबूजी आप। मैं सब कुछ समझ गया हूँ बेटा, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं। तभी उनकी नजर वहाँ पड़े स्कूल बैग पर पड़ती है। अरे वाह, तुम लोग स्कूल भी जाते हो? जाते थे मगर छोड़ दिया है बाबूजी। क्यों, पढ़ाई छोड़ने का दुख नहीं हुआ? दुख तो बहुत हुआ था बाबूजी, मगर जब से माँ बीमार पड़ी घर में एक भी पैसा नहीं बचा था। घर में जितने भी जमा पूंजी थी सब माँ की दवाइयों में खर्च हो गए। 2 दिन हमारे पेट में अन्न का एक भी दाना नहीं गया था। खाली पेट माँ की दवाइयाँ भी असर नहीं कर रही थीं। तब मजबूर होकर काम की तलाश में स्कूल छोड़ना पड़ा, मगर मेरी उम्र देखकर कोई मुझे काम देने के लिए तैयार नहीं हुआ। तब मजबूरी में मुझे ये रास्ता अपनाना पड़ा, भीख मांगने का। ये पेट की आग जो ना करवाए बाबूजी। मैं आज ही तुम्हारी माँ का दाखिला हॉस्पिटल में करा देता हूँ। देखना कुछ दिनों में वो ठीक हो जाएंगे और फिर तुम और तुम्हारा भाई कल से स्कूल जाएंगे। पैसों की चिंता तुम ना करना। अशोक जी की बातें सुनकर उन तीनों के मुरझाए चेहरे पर मुस्कान दौड़ जाती है। सो हाय दोस्तों, मैं हूं मनोज। अगर आप इस तरीके की कहानी देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि आप हमारी कहानी सबसे पहले देख सकें।